जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते हैं तो जहन में एक महान राजा की तस्वीर उभरती है। लेकिन वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी सैन्य रणनीतिकार थे, एक ऐसे विजन वाले लीडर जिन्होंने जंग के सारे नियम ही बदल दिए। तो आज हम उनकी रणनीतियों को जरा गहराई से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने 17वीं सदी के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को चुनौती कैसे दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ताकत और संसाधन दोनों ही आपके खिलाफ हों तो आप एक बहुत बड़ी स्थापित शक्ति का मुकाबला कैसे करते हैं। और यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, आज के बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, लीडरशिप में, हर जगह यही चुनौती है। शिवाजी महाराज की कहानी इस सवाल का शायद सबसे बेहतरीन जवाब है। अच्छा, तो पहले उस वक्त के हालात को समझते हैं। देखिए, एक तरफ थी मुगलों और सल्तनतों की विशाल सेनाएं, हाथी घोड़ों से लैस, धीमी और जिन्हें सिर्फ खुले मैदान में लड़ने की आदत थी। और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की सेनाएं, छोटी, बिजली की तरह तेज और अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ। ये मुकाबला बराबरी का था ही नहीं, और यहीं से शिवाजी महाराज की शानदार रणनीति की शुरुआत होती है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन कुछ खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि रणनीतिक चुनौती असल में थी क्या, फिर देखेंगे कि शिवाजी की गुरिल्ला प्लेबुक क्या थी, उन्होंने अपने इलाके और लोगों का इस्तेमाल कैसे किया, प्रतापगढ़ की लड़ाई की एक केस स्टडी देखेंगे, और आखिर में इन सब का नतीजा क्या निकला। तो चलिए अपनी इस विश्लेषण यात्रा को शुरू करते हैं, पहली और सबसे बड़ी चुनौती से। 17वीं शताब्दी का दक्कन एक तरह का बैटल ग्राउंड था। यहाँ मुगल साम्राज्य, बीजापुर और गोलकोंडा जैसी बड़ी ताकतों का बोलबाला था। ये उस दौर के मार्केट लीडर्स थे। जब शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखनी शुरू की, तो उनका सामना इन्हीं विशाल और संसाधनों से भरी शक्तियों से हुआ, जो हर मामले में उनसे कई ज्यादा मजबूत थीं। तो इस बड़ी चुनौती का शिवाजी महाराज का जवाब क्या था? यहीं उनकी वो सोच सामने आती है जो अपने वक्त से बहुत आगे थी। उन्होंने एक ऐसी युद्ध नीति अपनाई जिसे आज की भाषा में डिसरप्टिव स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। इसका नाम था गनीमी कावा। गनीमी कावा का सीधा सा मतलब था, दुश्मन को उसके तरीके से मत लड़ने दो, बड़ी सेनाओं से सीधी टक्कर लेने से बचो, छोटी छोटी तेज टुकड़ियों का इस्तेमाल करो, घात लगाकर हमला करो, दुश्मन को उलझाओ और इससे पहले कि वो संभल पाए गायब हो जाओ। ये ताकत का जवाब फुर्ती से देना था। इस रणनीति के 4 स्तंभ थे। पहला, अचानक हमले, यानी तब मारो जब दुश्मन सोच भी न रहा हो। दूसरा, जबरदस्त रफ्तार, हमला करो और गायब हो जाओ। तीसरा, सीधी लड़ाई से बचना ताकि दुश्मन की बड़ी ताकत बेकार हो जाए। और इन तीनों को मिलाकर बनता था चौथा और सबसे खतरनाक स्तंभ, मनोवैज्ञानिक युद्ध। दुश्मन के दिल में ये डर बिठा देना कि हमला कहीं से भी कभी भी हो सकता है। लेकिन देखिए, कोई भी रणनीति सिर्फ कागज पर काम नहीं करती, उसे जमीन पर उतारने के लिए सही संसाधनों की जरूरत होती है। और शिवाजी महाराज ने अपने 2 सबसे बड़े संसाधनों यानी अपने इलाके और अपने लोगों का ऐसा इस्तेमाल किया जो आज भी एक मिसाल है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300 से ज्यादा किले। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये एक जबरदस्त रणनीतिक नेटवर्क था। शिवाजी महाराज ने पश्चिमी घाट की मुश्किल पहाड़ियों और घाटियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। हर किला एक सुरक्षित बेस की तरह था। यहीं से हमले की योजना बनती, यहीं रसद जमा होती और दुश्मन की बड़ी सेना पीछा करे तो यहीं पनाह मिलती। इस शानदार नेटवर्क ने उनकी छोटी सेना को वो लचीलापन दिया जो बड़ी शाही सेनाओं के पास कभी हो ही नहीं सकता था। और एक बहुत जरूरी बात, उनका ये नयापन सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं था, उन्होंने अपनी सेना के पूरे स्ट्रक्चर को बदल दिया। जहां शाही सेनाओं में पद और ओहदे खानदान के नाम पर मिलते थे, वहीं शिवाजी महाराज की सेना में चुनाव सिर्फ काबिलियत के आधार पर होता था। उनका कमांड स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज था, जो छोटे कमांडरों को मौके पर फैसले लेने की आज़ादी देता था। सोचिए, ये 7वीं सदी का एजाइल मैनेजमेंट था। गनीमी कावा का मतलब अंधेरे में तीर चलाना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत खुफिया नेटवर्क था जिसे बरकंदाज कहते थे। ये जासूस दुश्मन की हर एक चाल, उनके रास्ते, उनकी कमजोरियों की एकदम सटीक जानकारी लाते थे, और इसी जानकारी की वजह से मराठा सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर पाती थी। कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा असर।
तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी रणनीति, ये सारी तैयारी असल लड़ाई के मैदान में काम कैसे करती थी। और इसे समझने के लिए प्रतापगढ़ की लड़ाई से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। ये शिवाजी महाराज की प्रतिभा का एक मास्टर क्लास था। कहानी शुरू होती है 1659 में। बीजापुर सल्तनत ने अपने सबसे ताकतवर जनरलों में से एक अफजल खान को एक बहुत बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज को पकड़ने या मारने के लिए भेजा। शिवाजी महाराज ने उससे खुले मैदान में लड़ने की बजाय उसे प्रतापगढ़ के घने जंगलों के बीच बातचीत के लिए बुलाया। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। बैठक की जगह और शर्तें शिवाजी महाराज ने तय की। उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां खान की विशाल सेना पूरी तरह बेकार हो गई और वो अपने कमांडर से एकदम कट गया। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक सोची समझी बिसात थी। और ये बात दिखाती है कि वो एक सच्चे लीडर थे। वो सिर्फ आदेश नहीं देते थे, बल्कि सबसे बड़ा खतरा खुद मोल लेते थे। वो मुलाकात के लिए पूरी तैयारी से गए थे, कपड़ों के नीचे छुपा हुआ कवच और हाथ में वाघ नख पहनकर। और जब खान ने धोखा देने की कोशिश की तो शिवाजी महाराज तैयार थे। शिवाजी महाराज की रणनीति का मनोवैज्ञानिक असर इतना जबरदस्त था कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें हताशा में पहाड़ का चूहा कहा था। ये कोई बेइज्जती नहीं थी, ये असल में उनकी रणनीति की जीत का सबसे बड़ा सबूत था। वो जो पकड़ में नहीं आते थे, हमेशा परेशान करते थे और एक विशाल साम्राज्य को लगातार चुनौती देते रहते थे। प्रतापगढ़ सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो इन सभी रणनीतियों का, इन सभी लड़ाइयों का आखिरी नतीजा क्या निकला? और ये कहानी कुछ जीतों से कहीं ज्यादा बड़ी है। शिवाजी महाराज की सोच सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने गनीमी कावा के उन्हीं सिद्धांतों, रफ्तार, सरप्राइज और इलाके का फायदा को समुद्र पर भी लागू किया और भारत की पहली संगठित और शक्तिशाली नौसेना की नींव रखी। इस नौसेना ने कोंकण के लंबे समुद्र तट को बाहरी ताकतों से सुरक्षित किया। इसने व्यापार के रास्तों पर कब्जा जमाया और मराठा साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद को मजबूत किया। ये एक आज़ाद और ताकतवर राज्य बनाने की दिशा में एक बहुत दूर की सोच वाला कदम था। और आखिर में इन सभी सैन्य नवाचारों का नतीजा था हिंदवी स्वराज की स्थापना, एक संप्रभु मराठा साम्राज्य जो न सिर्फ बना बल्कि 100 साल से भी ज्यादा समय तक मुगल ताकत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा। ये एक अंडरडॉग की कहानी थी जो ताकत से नहीं बल्कि बेहतर रणनीति के दम पर जीती गई थी। तो आज हम 17वीं सदी के इस महान रणनीतिकार से क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि कामयाबी हमेशा ताकत या संसाधनों पर निर्भर नहीं करती। फुर्ती, अपने माहौल की गहरी समझ, लगातार नया सोचने की हिम्मत और एक साहसी नेतृत्व, ये वो चीजें हैं जो किसी भी दौर में किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दे सकती हैं।